अच्छा रजिस्टर्ड है ना? जी क्लास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एवरीवन। तो 1 से 2 मिनट और वेट करेंगे हम लोग। आवाज़ मेरी आ रही है? कोई मुझे बता दे अपना स्पीकर ऑन करके, माइक ऑन यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। ओके ओके। सो अभी हम सिर्फ 2 मिनट और वेट करते हैं ताकि मैक्सिमम पार्टिसिपेंट जो है। कितने हैं इस ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स? सर ऑलमोस्ट 87। 87। ओके, तो हम 1 से 2 मिनट और वेट करते हैं ताकि मैक्सिमम पार्टिसिपेंट जो है वो शामिल हो जाए। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द डिसेबलमेंट प्रोसेस। और इससे पहले हमने 2 से 3 क्लासेस छुट्टियों से पहले हम लोगों ने ली थी। उसमें हमने जो चीज़ें डिस्कस की है, मैं समझता हूँ कि उसको क्विकली थोड़ा-थोड़ा हम लोग देख लें। हमने स्टार्ट किया था थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज से। थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज क्या हैं, तो हमने इसको देखा। दीज आर बॉडीली मूवमेंट्स, पोस्चर्स आर फिजिकल एक्टिविटीज intended to provide patient client with means to remediate or prevent impairment, improve, restore or enhance the physical function, prevent or reduce health related risk factors, optimize overall health status, fitness, sense of well-being। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि जो थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेज है, दीज आर बॉडी मूवमेंट्स हैं जिनको हम लोग पोस्चर्स, बॉडी मूवमेंट्स और फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम लोग प्रिवेंशंस के लिए यूज़ करते हैं, बॉडी के फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए एंड प्रिवेंशन के लिए। हेल्थ रिलेटेड रिस्क फैक्टर जो हैं उसको हम प्रिवेंट करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं, और ऑप्टिमाइजिंग द हेल्थ स्टेटस। और हमने इसमें देखा कि पेशेंट और क्लाइंट का क्या डिफरेंस है। पेशेंट जो है वो किसी इम्पेयरमेंट के साथ या फिजिकल डायग्नोसिस या मेडिकल डायग्नोसिस के साथ आता है, ठीक है, और इम्पेयरमेंट के साथ आता है, जबकि क्लाइंट जो है इट कम विदाउट एनी इम्पेयरमेंट और अपना हेल्थ स्टेटस और फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए आता है। ठीक है, सो दीज आर द एस्पेक्ट ऑफ द फिजिकल फंक्शन। इसमें आपकी मसल परफॉर्मेंस है, कार्डियो पल्मोनरी एंड्योरेंस है, मोबिलिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी है, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल है, स्टेबिलिटी है, बैलेंस, पोस्चर, इक्विलिब्रियम एंड मसल परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिजिकल फंक्शन सेंटर में है और सर्कल जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं। इट्स मीन कि जो फिजिकल फंक्शन है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दीज फंक्शंस, और इससे जो है बॉडी का जो ओवरऑल फंक्शन है वो डिपेंड करता है। ठीक है जी, सो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ द फिजिकल फंक्शन। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन ऑन दीज फिजिकल फंक्शन। और अगर इसमें से किसी एक फंक्शन में जो है वो प्रॉब्लम आती है तो वो सारे फंक्शंस को जो है वो इफेक्ट करेगा। तो बैलेंस क्या है? दिस इज द एबिलिटी टू अलाइन द बॉडी सेगमेंट, ग्रेविटी टू मेंटेन और मूव द बॉडी, सेंटर ऑफ मास विद इन द अवेलेबल बेस ऑफ सपोर्ट विदाउट फॉलिंग। यानी कि बॉडी को जो है वो कीप इन अ अलाइन so that the body cannot fall. This is ability to move the body in equilibrium with gravity via interaction of the sensory and the motor system, right? And what is the cardiopulmonary fitness? This is the ability to perform moderate intensity, repetitive total body movements like walking, jogging, cycling, swimming over an extended period of time. यानी कि बॉडी के जो लार्ज मसल्स हैं वो एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए जो है वो किसी एक्टिविटी में जब पार्टिसिपेट करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस जो है वो कितनी है। एक मिनट में जरा अपनी स्क्रीन को सेट कर लूँ जी। हाँ जी, ठीक है जी। बॉडी कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस क्या है कि लार्ज मसल्स ऑफ आवर बॉडी जिसमें लेग्स एंड आर्म्स हैं, ये कितनी एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वो बॉडी में जो पार्टिसिपेट करते हैं किसी एक्टिविटी में, तो उससे कार्डियोपल्मोनरी। एक्सक्यूज मी सर, सर कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे। लेट मी चेक। यस सर, आप चेक कर दें। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है कोऑर्डिनेशन।
So what is the coordination? This is the correct timing and the sequencing of the muscle firing combined with the appropriate intensity of the muscular contraction leading to effective initiation, guiding and grading of the movements. तो coordination क्या है कि आपके जितने भी बॉडी के मसल्स हैं वो कितना कोलेक्टिवली और एग्जैक्ट टाइमिंग में जो है वो कोऑर्डिनेट होके किसी फंक्शंस को जो है वो परफॉर्म करते हैं। इसमें आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपके सेंसरी एंड द मोटर पाथवेज और मसल जो है वो इसमें कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी के साथ जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। सो फिजिकल फंक्शन में कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोऑर्डिनेशन जो है वो इफेक्ट होगी तो बॉडी मूवमेंट जो है, डेली एक्टिविटीज जो है वो इफेक्ट्स होगी और फिजिकल फंक्शन जो है वो रिड्यूस होगा। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी है। दिस इज द एबिलिटी टू मूव फ्रीली विदाउट रिस्ट्रिक्शन, यूज इंटरचेंजेबल विद द मोबिलिटी। दिस इज एबिलिटी ऑफ मसल्स टू इलोंगेट, यानी कि हमारी डेली एक्टिविटीज में हम लोग अपने मसल्स को यूज करते हैं और अगर मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो, फिजिकल फंक्शन जो है वो इफेक्ट होगा और आपकी जो है वो मोबिलिटी जो है वो कम होगी। अच्छा, इसके लिए हम दो टर्म यूज करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द मसल्स एंड द मोबिलिटी फॉर द जॉइंट। जॉइंट जो रेंज ऑफ मोशन है उसमें एक स्पेसिफिक रेंजेस है, तो वो फिजिकल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए मोबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। What is mobility? This is ability of structures or segment of the body to move or be moved in order to allow the occurrence of range of motion। यानी कि हमारी जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ है या डेली एक्टिविटीज़ हैं इसमें जॉइंट जो है वो मूव करते हैं। तो दो तरह की है, पैसिव मोबिलिटी है और एक्टिव मोबिलिटी है। पैसिव मोबिलिटी जो है वो इज डिपेंडेंट ऑन सॉफ्ट टिश्यू, कॉन्ट्रैक्टाइल एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, जबकि एक्टिव मोबिलिटी इज रिक्वायर्ड द न्यूरोमस्कुलर एक्टिवेशंस। मसल परफॉर्मेंस है। दिस इज द एबिलिटी ऑफ मसल टू जनरेट द इंट्रामस्कुलर टेंशन, और इसके लिए हम डिफरेंट टर्म यूज करते हैं, लाइक वेट कीजिएगा, कुछ और पार्टिसिपेंट जो है वो ऐड हो रहे हैं। तो ये लोग लेट क्यों हो रहे हैं? आपको पता है कि बच्चों मीटिंग का टाइम 2 o'clock है, तो सब लोग जो है वो एक ही टाइम जो है वो आए, ठीक है? तो इसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं स्ट्रेंथ, ठीक है? स्ट्रेंथ सिंपली क्या है? दिस इज द इंट्रामस्कुलर टेंशन, के मसल्स में कितनी एबिलिटी है, वो कितनी जो है वो टेंशन जनरेट कर सकता है। और मसल स्ट्रेंथ का जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि हमने पेशेंट्स को लो रेपिटेशन और हाई वेट, ज़्यादा रेजिस्टेंस के साथ जो है वो ट्रेनिंग करवानी है। पावर जो है, दिस इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि दिस इज एबिलिटी ऑफ मसल्स टू कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन अ गिवन टाइम। और मस्कुलर एंड्योरेंस क्या है? दिस इज द रिपीटेबिलिटी, यानी कि मसल जो है वो कितनी मरतबा जो है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकता है। एंड्योरेंस जो है और स्ट्रेंथ, इसमें डिफरेंस है। स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है और जबकि एंड्योरेंस जो है वो ज़्यादा रेपिटेशंस पे डिपेंड करती है। तो अगर हमने स्ट्रेंथ मेजर करनी है तो इसमें हम देखेंगे कि जो कितनी रेजिस्टेंस जो है वो मसल जनरेट कर सकता है, और एंड्योरेंस के लिए हम देखेंगे कि कितनी जो है वो रिपीटेडली रिपीट करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, this is the interaction of sensory and the motor system that enables synergist, agonist, antagonist as well as stabilizer। यानी कि ये चारों के जो ग्रुप ऑफ मसल्स हैं इनका कलेक्टिव जो है वो कॉन्ट्रैक्शंस और फिर मसल्स का जो वर्क करना, दिस इज द न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल। पोस्चर है, इक्विलिब्रियम है, और ये भी आपके फिजिकल फंक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी क्या है? दिस इज द एबिलिटी of the neuromuscular system through synergistic muscle action to hold the proximal and distal body segment in a stationary position। ठीक है जी। जैसे कोई मसल वर्क डिफरेंट बॉडी जॉइंट्स पे है तो जो डिस्टल मसल्स है वो इसको स्टेबलाइज करते हैं मूवमेंट्स को, और प्रॉक्सिमल मसल जो है वो मूव करते हैं। तो दिस इज द ऑल अबाउट द फिजिकल फंक्शन। और इसमें
डिफरेंट टाइप्स की जो है हम थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेज और इंटरवेंशन हम यूज़ करते हैं। लाइक अगर स्ट्रेंथ है तो उसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग है, और अगर कार्डियोपल्मोनरी फंक्शन है तो उसको उसके लिए डिफरेंट जो है वो इंटरवेंशन हम लोग यूज़ करते हैं। ये टेबल आपकी बुक में है, वहाँ से आप लोग देखें। तो डिफरेंट जो एक्सरसाइजेज और इंटरवेंशन हम लोग यूज़ करते हैं, दिस इज़ दी एरोबिक कंडीशनिंग एंड रिकंडीशनिंग। एरोबिक कंडीशनिंग एंड रिकंडीशनिंग क्या है कि एरोबिक एक्सरसाइजेज के ज़रिए लंग्स की जो ट्रेनिंग है, लंग्स की जो कैपेसिटी है, ऑक्सीजन की जो कंजम्पशन है उसको इम्प्रूव करना। और रिकंडीशनिंग का वर्ड यूज़ किया जाता है लाइक ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका सीडेंटरी लाइफस्टाइल है या क्रोनिक कंडीशंस की वजह से उनकी एरोबिक एक्टिविटी जो है वो कंप्रोमाइज़ होती है या रिड्यूस हो जाती है, उसकी दोबारा से ट्रेनिंग करवा के उनको उनकी कंडीशनिंग को इम्प्रूव करना, दिस इज कॉल्ड रिकंडीशनिंग। मसल परफॉर्मेंस एक्सरसाइज जैसे स्ट्रेंथ है, पावर है एंड दी एंड्योरेंस ट्रेनिंग है। स्ट्रेचिंग टेक्निक है इंक्लूडिंग द मसल लेंथनिंग। उसके बाद न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, इनहिबिशन एंड सर फैसिलिटेशन। ये एक दफा दोबारा बताएं, रिकंडीशनिंग। एरोबिक कंडीशनिंग क्या है? दिस इज द ट्रेनिंग ऑफ द मसल्स, जिसमें हम लोग अपने जो लार्ज मसल्स हैं लाइक अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स, उनको एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए ट्रेनिंग में रखना ताकि लंग्स की कैपेसिटी इंप्रूव हो, आपके कार्डियोपल्मोनरी फंक्शन जो है वो इम्प्रूव हो और ऑक्सीजन जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करे। इसमें हमारा गोल होता है कि हम ऑक्सीजन कंजम्पशन को मैक्सिमम बनाएं। इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं VO2 मैक्स, यानी कि दिस इज एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू यूज मैक्सिमम ऑक्सीजन एट अ गिवन टाइम। तो एरोबिक कंडीशनिंग क्या है कि हम ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करवाएं पेशेंट्स को जिससे उसकी एरोबिक एबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो। उसमें हम जॉगिंग है, रनिंग है, ठीक है, स्विमिंग एक्सरसाइजेज है, साइकिलिंग है, इस तरह की ट्रेनिंग जो है वो एरोबिक कंडीशनिंग में आती है। और रिकंडीशनिंग मैंने बता दिया है कि पेशेंट जब सीडेंटरी लाइफस्टाइल है या कोई क्रोनिक कंडीशन है जिसकी वजह से बेड पे जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए पेशेंट्स ने रहना है, लाइक स्ट्रोक है, तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट की जो लंग कैपेसिटी है वो भी रिड्यूस होती है, एरोबिक कैपेसिटी है जो भी वो भी रिड्यूस होती है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए टर्म यूज की जाती है रिकंडीशनिंग। ठीक है जी। उसके बाद मसल परफॉर्मेंस एक्सरसाइजेज है जिसके लिए डिफरेंट प्रिंसिपल हम यूज करते हैं। स्ट्रेंथ है, पावर है, एंड्योरेंस है। तो स्ट्रेंथ के लिए हम क्या करते हैं? लो रेपिटेशन एंड हाई रेजिस्टेंस। और पावर के लिए दिस इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। और इसमें कितनी देर के लिए मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रहता है, ठीक है, या किसी गिवन टाइम में मसल्स कितनी मरतबा कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करता है। टाइम के साथ जब हम आ जाएगा तो इसको हम पावर कहेंगे। और एंड्योरेंस ट्रेनिंग, दिस इज द ability of muscle to contract and relax for extended period of time। और इसके लिए हम जो प्रिंसिपल यूज करते हैं वो है लो रेजिस्टेंस एंड हाई रेपिटेशन। उसके बाद स्ट्रेचिंग टेक्निक है। स्ट्रेचिंग टेक्निक क्या है कि हमने मसल्स के एक्शंस के अगेंस्ट अपोजिट जो है वो मसल्स की जो है वो लेंथनिंग करवानी है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मसल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज यूज करते हैं। न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, इनहिबिशन एंड फैसिलिटेशन क्या है? लाइक स्ट्रोक के पेशेंट है या सेरेब्रल पाल्सी है या ऐसे पेशेंट जिनमें मसल्स कंट्रोल नहीं है, तो उसके लिए हम जो है वो न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल एक्सरसाइज यूज करते हैं। इनहिबिशन एंड फैसिलिटेशन आल्सो टेक्निक्स, लाइक अगर स्ट्रोक का पेशेंट है तो उनमें स्पास्टिसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है या टोन इंक्रीज हो रही है, तो उसके लिए हम इनहिबिशन टेक्निक्स या रिफ्लेक्स इनहिबिटिंग पोस्चर जो है वो यूज करते हैं। और फैसिलिटेशन टेक्निक क्या है कि पेशेंट्स के जो नॉर्मल पोस्चर्स हैं, नॉर्मल मूवमेंट्स हैं, उसको जो है वो फैसिलिटेट किया जाए। तो ये भी जो है वो टेक्निक जो है हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा इंटरवेंशंस क्या है? पोस्चर कंट्रोल, बॉडी मैकेनिक्स एंड स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेज हैं, बैलेंस एक्सरसाइजेज हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, और टास्क स्पेसिफिक फंक्शनल ट्रेनिंग। ठीक है, व्हाट इज टास्क स्पेसिफिक फंक्शनल ट्रेनिंग, ये मैं समझता हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, बाकी चीज़ें जो है वो आप लोगों को समझ आ रही है कि रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज में हम रिलैक्सेशन जो है वो पेशेंट्स की ट्रेनिंग करवाते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज
और रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज या वेंटिलेटरी मसल्स ट्रेनिंग, इसमें रेस्पिरेशन के ऊपर और कार्डियोपल्मोनरी और रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग्स जो है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो टास्क स्पेसिफिक फंक्शनल ट्रेनिंग क्या है कि पेशेंट्स की एक्टिविटीज़ को डिफरेंट टास्क में डिवाइड करके एवरी टास्क को जो है वो 1 बाय 1 जो है वो ट्रेनिंग करवाई जाती है, ठीक है। तो इसमें लाइक अगर स्ट्रोक का कोई पेशेंट है, उसमें स्टैंडिंग एक्टिविटीज़ को हमने इम्प्रूव करना है या गेन करना है, उसका कंट्रोल हमने लेकर आना है, तो पेशेंट्स को हम स्टेप बाय स्टेप पहले जो है वो वेट बेयरिंग में लेके आएंगे, फिर स्टैंडिंग पोजीशन में लेके आएंगे, फिर वॉक स्टैंडिंग में लेके आएंगे और फिर पेशेंट जो है वो स्टेपिंग की तरफ जाएगा। तो इसको मतलब कोई भी फंक्शन है या उसको कोई भी एक्टिविटी है, उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके हर पार्ट को इंडिविजुअली ट्रेन करवाया जाए और पेशेंट्स की जो है वो फिर उस टोटल जो एक्टिविटी है उसको हम लोग टोटल फंक्शन को जो है हम लोग अचीव करें, ठीक है जी। सो दीज आर डिफरेंट थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज इंटरवेंशन जो कि हम लोग यूज करेंगे पेशेंट्स की फिजिकल फंक्शन को, ओवरऑल फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए। इसके बाद एक्सरसाइज सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी इन इंटरवेंशंस को हम लोग यूज़ करेंगे, एक तो स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल है कि एवरी एक्सरसाइजेज या एवरी इंटरवेंशन जो है वो किसी स्पेसिफिक फंक्शंस को अचीव करने के लिए हम यूज़ करेंगे। लाइक अगर मसल्स की जो है वो स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होगी। अगर स्ट्रेचिंग या फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करना है तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हम लोग यूज़ करेंगे। पेशेंट्स की जो है वो अगर हमने कार्डियोपल्मोनरी एंड्योरेंस ट्रेनिंग करवानी है तो वही एक्सरसाइजेज जो है एरोबिक एक्टिविटीज़ और एरोबिक कंडीशनिंग वाली एक्सरसाइजेज हम यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो स्पेसिफिक प्रिंसिपल ये है कि पेशेंट जो है वो आया है आपके पास कि मैंने अपनी जो है वो स्विमिंग एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करना है, तो हम उसमें पेशेंट्स की जो है स्विमिंग एक्सरसाइजेज को ही जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ना कि आप पेशेंट की जो है वो साइकिलिंग की तरफ ले दें या कोई और एक्टिविटीज़ करवाएं। तो स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल क्या है कि जो भी एक्सरसाइजेज, जो भी इंटरवेंशन यूज़ करनी है उसका स्पेसिफिक जो है वो फंक्शन होना चाहिए, उसी को हम लोग यूज़ करेंगे। और डिटेल हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन सब इंटरवेंशंस के यूज़ के लिए कुछ इंडिकेशंस हैं और कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, और जब हम लोग स्पेसिफिक चैप्टर्स में जाएंगे वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है वो हम लोग देख लेंगे। और उसके बाद जी एनवायरनमेंट एंड द स्पेस, यानी कि आपने अपने एनवायरनमेंट को और अपनी जो वर्किंग प्लेस है उसको भी इन इंटरवेंशंस के यूज़ के लिए सेफ रखना है। लाइक डिफरेंट मोडालिटीज़ हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके सेफ्टी प्रिकॉशंस और मेजरमेंट जो है वो रखने हैं। इसके अलावा लाइक अगर आप लोग डिफरेंट मोडालिटी यूज़ करते हैं जैसे कि शॉर्ट वेव डायथर्मी है, तो उसकी कुछ इंडिकेशन है, कुछ कंट्रा इंडिकेशंस हैं, उनको आप लोग यूज़ करें। और उसके सेफ्टी मेजर्समेंट क्या है, पेशेंट्स के लिए क्या है, यानी कि मेटल्स वगैरह कोई है वो नहीं होनी चाहिए, और पेशेंट्स की सेफ्टी और अपनी सेफ्टी दोनों आपने रखनी है, ठीक है जी। तो पेशेंट सेफ्टी क्या है कि जो भी इंटरवेंशन आप यूज़ करें पेशेंट के लिए सेफ हो। और फिजियोथेरेपी सेफ्टी क्या है कि वो आपने अपने पोस्चर्स को, एर्गोनॉमिक प्रिंसिपल्स को देखना है और अपनी सेफ्टी को भी रखना है। सो ये तो था कि थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन, थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज क्या है, फिजिकल फंक्शन क्या है, और कौन कौन सी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है, दिस इज द डिसेबलमेंट प्रोसेस। डिसेबलमेंट प्रोसेस क्या है? Disablement is a term that refers to the impacts and functional consequences of acute or chronic conditions. यानी कि acute और chronic conditions के जो outcome है, functional consequences हैं, उसको हम लोग जो है वो disablement कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई disease है, injury है, तो उससे क्या होगा, पेशेंट्स की जो है वो फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल फंक्शन जो इफेक्ट होगा, रिड्यूस होगा, और उससे जो है वो पेशेंट जो है वो डिसेबलमेंट की तरफ जाएगा, ठीक है। और
और डिसेबलमेंट के लिए हम डिफरेंट टर्म यूज़ करते हैं लाइक सोशल, इमोशनल, कोग्निटिव। ठीक है, सोशल डिसेबलमेंट क्या है कि पेशेंट जो है वो अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये बायोसाइकोसोशल जो है वो एक टर्म यूज़ की जाती है कि जो डिसेबिलिटी है दिस इज़ नॉट ओनली फिजिकल बट इट आल्सो बायो, साइको एंड सोशल। तो यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें सबसे पहले पैथोलॉजी है। पैथोलॉजी जो है कोई डिजीज या कंडीशन जो है हमें लीड करती है टूवर्ड्स द इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट जो है वो नेक्स्ट जो है पेश हमें जो है वो लीड करती है टूवर्ड्स द फंक्शनल लिमिटेशन या एक्टिविटी लिमिटेशंस भी जो है हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड इसके लिए। और फिर फंक्शनल लिमिटेशन लीड करती है टूवर्ड्स द डिसेबिलिटी। तो दिस इज़ द डिसेबलमेंट प्रोसेस, यानी कि दीज आर दी 4 कंपोनेंट और डिसेबलमेंट प्रोसेस। सबसे पहले पैथोलॉजी है। पैथोलॉजी के जो आउटकम है उसको हम इम्पेयरमेंट कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेन एंड रेंज ऑफ मोशन, डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, रिड्यूस स्ट्रेंथ, दीज आर द इम्पेयरमेंट। और इम्पेयरमेंट नेक्स्ट हमें जो है वो लाइक एक पेशेंट है, उसकी रेंज ऑफ मोशन कम है या पेन है तो उसकी फंक्शनल एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। लाइक अगर फ्रोजन शोल्डर है वो अपनी ओवरहेड एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा, उससे जो है उसकी फिजिकल फंक्शन जो है फंक्शनल लिमिटेशन होगी। और अगर फंक्शनल लिमिटेशन ज़्यादा हो जाए तो वो फिर डिसेबिलिटी की तरफ जाता है। और इसमें डिसेबिलिटी जो है वो पर्सनल लेवल पे भी हो सकती है, सोसाइटी लेवल पे भी हो सकती है, और उसके लिए हम जो है वो हैंडीकैप का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, हैंडीकैप एंड दी फंक्शनल डिसेबिलिटी जो है वो दोनों इंटरचेंजेबल जो है वो टर्म्स हैं। देयर आर डिफरेंट मॉडल्स फॉर द डिसेबलमेंट। ये 3 मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नागी मॉडल है, फिर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबलमेंट एंड द हैंडीकैप मॉडल फॉर WHO, और थर्ड इज द NCMRR मॉडल, द नेशनल सेंटर ऑफ मेडिकल रिहैबिलिटेशन रिसर्च। ये तीनों मॉडल आपस में मिलते जुलते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है अभी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये मॉडल कहाँ पे डिफरेंट है। तकरीबन टर्म्स मिलती जुलती हैं। किसी ने यहाँ पे आप देखें कि जो डिसेबलमेंट मॉडल है इसको हम लोग 4 लेवल्स पे स्टडी करते हैं। वन इज द टिश्यू एंड द सेलुलर लेवल, सेकंड इज द ऑर्गन एंड द सिस्टम लेवल, थर्ड पर्सनल लेवल एंड फोर्थ इज द सोसाइटल लेवल। अब टिश्यू लेवल पे कोई प्रॉब्लम है तो उसको उन्होंने टर्म्स दी है एक्टिव पैथोलॉजी या डिजीज। और ऑर्गन लेवल पे तकरीबन तीनों मॉडल्स ने इम्पेयरमेंट ही यूज़ किया है। लेकिन पर्सनल लेवल पे आप देखें कि नागी ने इसके लिए जो वर्ड यूज़ किया है दिस इज द फंक्शनल लिमिटेशन। फंक्शनल लिमिटेशन का मतलब क्या है? एक्टिविटी लिमिटेशन, यानी कि एक्टिविटीज़ को आप परफॉर्म तो कर रहे हैं लेकिन विद द लिमिटेशन। और ICIDH जो मॉडल है इसमें यहाँ पे पर्सनल लेवल पे ही उन्होंने वर्ड जो यूज़ किया दिस इज द डिसेबिलिटी। और ICF ने जो है वो नागी से मिलती जुलती टर्म यूज किया दैट इज द एक्टिविटी लिमिटेशन। यानी कि आप देखें कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये है कि जो डिफरेंट टर्म्स यूज की हैं डिफरेंट लेवल्स पे वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अब आप देखें नागी मॉडल एट सोसाइटी लेवल, तो यहाँ पे उसने वर्ड डिसेबिलिटी यूज किया है, जबकि ICIDH में इसको पर्सनल लेवल पे ही डिसेबिलिटी को जो है वो यूज किया गया था। और इसके लिए जो वर्ड यूज किया है सोसाइटी लेवल पे दैट इज द हैंडीकैप। ठीक है, यानी कि डिसेबिलिटी इतनी ज़्यादा हो गई है और आपकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो मुतासर होना शुरू हो गई है, तो उसके लिए जो वर्ड यूज किया गया है दैट इज द हैंडीकैप। और ICF ने इसके लिए वर्ड यूज किया है पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो सारी जो है वो मिलती जुलती हैं टर्म्स। तो ये 3 मॉडल हैं जिसको हम लोग जो है वो अपनी इस सिलेबस में देखते हैं। लेकिन इनमें तीनों मॉडल में तकरीबन आपको 4 चीज़ें मिलेंगी। वन इज़ द एक्यूट और क्रॉनिक पैथोलॉजी,
सेकंड इम्पेयरमेंट, थर्ड फंक्शनल लिमिटेशन एंड फोर्थ डिसेबिलिटी, हैंडीकैप आर सोसाइटल लिमिटेशंस। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये डायग्राम नजर आ रही है, पैथोलॉजी, इम्पेयरमेंट, फंक्शनल लिमिटेशन एंड डिसेबिलिटी। ये चारों चीज़ें आपको बड़े सर्कल में नज़र आ रही हैं और उसमें छोटे सर्कल पे देखें रिस्क फैक्टर है। और थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेज और इंटरवेंशन इन सब लेवल्स पे जो है वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं, यानी कि हम थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेज को प्रिवेंशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई डिजीज़ है तो कुछ इंटरवेंशन ऐसी है जो कि डिजीज़ और पैथोलॉजी लेवल पे हम लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और एम्पेयरमेंट लेवल पे कुछ यूज़ हो सकती हैं और कुछ फंक्शनल लिमिटेशंस लेवल पे, यानी कि डिसेबिलिटी के जितने लेवल हैं वहाँ पे हम अपनी थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेज इंटरवेंशन हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप देखें फंक्शनल लिमिटेशन और डिसेबिलिटी, इसको उन्होंने कंबाइन करके क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ बताया, यानी कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, इट डिपेंड्स मोर ऑन फंक्शनल लिमिटेशन एंड डिसेबिलिटी, यानी कि अगर फंक्शनल लिमिटेशन ज़्यादा होगी क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी ही रिड्यूस होगी। तो इस डायग्राम से हमें ये जो है वो नज़र आ रहा है कि अपनी थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेज को हम यूज़ करके पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है। और ये थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेज हम एवरी 4 लेवल्स पे जो है वो डिसेबिलिटी और डिसेबलमेंट प्रोसेस के 4 जो लेवल्स हैं उन सब लेवल्स पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं कि व्हाट इज़ द पैथोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। सो इट रेफर्स टू डिसरप्शन ऑफ बॉडीज होम्योस्टेसिस, यानी बॉडी होम्योस्टेसिस क्या है कि बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो अपने आप को जो है वो होम्योस्टेसिस में रखते हैं, यानी कि नॉर्मल फंक्शनिंग में रखते हैं। तो जब भी डिसरप्शन होगी बॉडी होम्योस्टेसिस में, तो उससे जो है वो डिजीज़, कंडीशन या प्रॉब्लम जो है वो जनरेट होगी। ठीक है जी, तो इसको हम लोग जो है नॉर्मल फाइंडिंग्स में जो है वो डायग्नोज करते हैं, साइन एंड सिम्टम्स होते हैं हर कंडीशंस के। तो यहाँ से क्या है, पैथोलॉजी क्या है, दिस इज द डिसरप्शन ऑफ बॉडीज होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है डिसेबिलिटी का, दैट इज द इम्पेयरमेंट। सो इम्पेयरमेंट क्या है, दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फिजिकल कंडीशंस। ठीक है, यानी कि जो डायरेक्ट आउटकम है किसी भी कंडीशंस के, उसको हम लोग जो है वो इम्पेयरमेंट्स का नाम देते हैं। ठीक है, इन हेल्थ एनी लॉस ऑफ एबनॉर्मलिटी ऑफ फिजिकल, साइकोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन, उसका हम लोग जो है वो इम्पेयरमेंट का जो है वो नाम देते हैं। ठीक है जी, इम्पेयरमेंट क्या है, दीज आर द आउटकम ऑफ डिजीज और पैथोलॉजी। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज द टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट्स। सो हम डिफरेंट हमारे जो बॉडी के सिस्टम हैं उसकी बेस पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। लाइक मस्कुलोस्केलेटल इम्पेयरमेंट है, न्यूरोमस्कुलर इम्पेयरमेंट है, कार्डियोवैस्कुलर इम्पेयरमेंट है, और इंटेगुमेंट्री जो है वो इम्पेयरमेंट है। इस ये टेबल बॉक्स आपकी बुक्स में है, वहाँ से आप लोग इसको मज़ीद जो है वो स्टडी करेंगे। मस्कुलोस्केलेटल में जो इम्पोर्टेंट इम्पेयरमेंट है वो है पेन, मस्कुलर वीकनेस, रिड्यूस टॉर्क प्रोडक्शन, decrease muscular endurance, limited range of motion, restriction of joint capsule, restriction of periarticular connective tissue, decrease muscle strength, muscle length, joint hypermobility, faulty posture, muscle length and strength। ये सारे के सारे आपको कहाँ पे मिलेंगे, मस्कुलोस्केलेटल जो मस्कुलोस्केलेटल इम्पेयरमेंट्स हैं। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर में क्या होगा, पेन है, अम्पेयर बैलेंस है, पोस्चर स्टेबिलिटी है, इनकोऑर्डिनेशन है, डिले मोटर डेवलपमेंट है, एबनॉर्मल टोन है जैसे हाइपोटोनिया है, हाइपरटोनिया है या डिस्टोनिया है, और इनफेक्टिव है, इन एफिशिएंट फंक्शनल मूवमेंट्स है। ठीक है, और कार्डियोपल्मोनरी में डिक्रीज एरोबिक कैपेसिटी है। ठीक है, तो ये डिफरेंट हमारी बॉडी के जो सिस्टम है उनकी जो है वो
आपको इम्पेयरमेंट्स नज़र आ रही है, ठीक है। अब इम्पेयरमेंट्स कुछ डायरेक्ट भी होती है जिनको हम प्राइमरी इम्पेयरमेंट्स कहते हैं, ठीक है, और कुछ जो है इम्पेयरमेंट जो है वो सेकेंडरी होती है। अब आप इसको समझ लें, डायरेक्ट क्या है, लाइक एक पेशेंट है उसको रोटेटर कफ जो है या इम्पेंजमेंट सिंड्रोम है या टेंडिनाइटिस है, तो उसकी वजह से पेशेंट को पेन और डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन जो है वो आएगी, ठीक है, ये होगी प्राइमरी। सेकेंडरी क्या है कि उस पेन की वजह से पेशेंट जो है वो अपने रॉन्ग पोस्चर यूज कर रहा है, लाइक अगर उसने ओवरहेड एक्टिविटी करना है तो आर्म्स तो ऊपर नहीं जा रहा, वो फिर अपनी स्पाइन को जो है वो मूव करना शुरू कर रहा है, तो उससे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उससे जो स्पाइन के अंदर जो है वो स्कोलियोसिस आ रहा है या प्रॉब्लम आ रही है या पेन आ रहा है या उसका फंक्शन जो है इफेक्ट हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट जो है वो इम्पेयरमेंट। उसके बाद कंपोजिट इम्पेयरमेंट्स भी हो सकती है। अब कंपोजिट इम्पेयरमेंट्स क्या है, इसकी एक एग्जांपल आपकी बुक में है कि एक पेशेंट है जिसको एंकल्स जो है वो स्प्रेन आया है, ठीक है, उससे क्या होगा, पेन होगा, पेशेंट्स की जो है वो एंकल के ऊपर मोबिलिटी कम हो जाएगी, पेशेंट्स की वेट बेयरिंग जो है वो अ, नहीं होगी, उसको चलने में जो है वो प्रॉब्लम होगी, वो होगी प्राइमरी इम्पेयरमेंट्स। और अगर पेशेंट्स का अ, इस प्रॉब्लम से वो अपने आप को इमोबिलाइज रखेगा और उससे क्या होगा, उससे पेशेंट्स की और ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो इम्पेयरमेंट्स आएंगी, लाइक पेशेंट्स की मसल्स की जो है वीकनेस होगी, पेशेंट्स की प्रोप्रियोसेप्शन जो है वो इफेक्ट होगी, तो उससे और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है पेशेंट्स की जो है इफेक्ट होगी, ठीक है। तो कंपोजिट इम्पेयरमेंट क्या है, एक तो प्राइमरी प्रॉब्लम है और फिर उससे जो है वो उसकी वजह से पेशेंट इमोबिलाइजेशन में है, तो उससे जो इम्पेयरमेंट्स आ रही है, तो दैट इज द कंपोजिट इम्पेयरमेंट। फंक्शनल लिमिटेशन क्या है, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द इम्पेयरमेंट, यानी कि जब पेन होगी और रेंज ऑफ मोशन कम होगी तो पेशेंट्स की जो एक्टिविटीज हैं वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें कि हेल्थ कंडीशन है यानी कि डिजीज है, वो पेशेंट्स को जो है वो इम्पेयरमेंट से एक्टिविटी लिमिटेशंस की तरफ लेके जा रहे हैं। तो एक्टिविटी लिमिटेशन क्या है, एक्टिविटी लिमिटेशन अकर व्हेन अ पर्सन हैज डिफिकल्टी executing or is unable to perform tasks or action of daily life. Results of impairment associated with the active pathology and are characterized by reduced ability of a person to perform action or component of motor tasks in an efficient or typically expected manner. तो simply क्या है, results of impairment. What is functional limitation? These are the results of impairment. तो यहाँ पे भी देखें, आपको इस फ्लो शीट में नज़र आ रहा है कि हेल्थ डिसऑर्डर है या पैथोलॉजिकल कंडीशन है, इट लीड्स टू इम्पेयरमेंट और इम्पेयरमेंट्स आर लीड्स टूवर्ड्स एक्टिविटी लिमिटेशन आर फंक्शनल लिमिटेशंस। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के जरिए आपको ये बताया जा रहा है कि व्हाट आर द एक्टिविटी लिमिटेशन। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसको फ्रोजन शोल्डर है, तो उसको डिफ़िकल्टी होगी अपने हेयर्स की कॉम्बिंग में, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फंक्शनल लिमिटेशन और एक्टिविटी लिमिटेशन। तो ये डिफरेंट एक्टिविटी लिमिटेशंस हमारी बुक्स के अंदर है, यानी कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हम डेली एक्टिविटीज़ में हमें मिल सकती हैं, लाइक रीचिंग एंड ग्रास्पिंग है, लिफ्टिंग एंड लोअरिंग है, पुशिंग एंड पुलिंग है, ठीक है। तो पेशेंट जब भी आएगा वो ये नहीं बताएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे कंधे में दर्द, वो अपनी फंक्शनल लिमिटेशन को भी बता सकता है, ठीक है। प्रेजेंटिंग कंप्लेन जो है वो एक्टिविटी लिमिटेशन भी हो सके। यूजली तो पेन और रेंज ऑफ मोशंस होती है, लेकिन पेशेंट जो है वो अपनी ये एक्टिविटीज भी बता सकता है कि मुझे जो है प्रॉब्लम आ रही है बेंडिंग एंड स्टॉपिंग में, टर्निंग में, थ्रोइंग में, रोलिंग में, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट इम्पेयरमेंट्स, फंक्शनल लिमिटेशन जो कि हमें इम्पेयरमेंट से मिलेंगी। Limitation in a person's functioning may be physical, social, and psychological in nature. Physical therapy intervention are to be effective. The focus of treatment must be directed towards remediating impairment and activity limitation. ठीक है,
तो हमारा जो फिजियोथेरेपी इंटरवेंशंस है वो डायरेक्टली क्या करती है, इम्पेयरमेंट्स और एक्टिविटी लिमिटेशन, इन दो को जो है वो ट्रीट करती है ताकि पेशेंट जो है वो उसका फंक्शन जो है इम्प्रूव हो। When impairment and activity limitation restricted the participation, patient's health-related quality of life may begin to deteriorate. ठीक है जी, जब पेशेंट्स की एक्टिविटी लिमिटेशन और इम्पेयरमेंट इम्प्रूव होंगी, इंक्रीज होंगी, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। There are two type of limitation or functional limitation. One is the basic activity of daily living like bathing, dressing and feeding. और second time क्या है? Second type है instrumental activity of daily living. और इसमें क्या आ जाएगा? Such as occupational tasks, school related skills, housekeeping and recreational activity, or community mobility like driving and the public transportation. An essential element of physical therapy examination and evaluation is the analysis of motor tasks to identify the component motions that are difficult for a patient to perform. ठीक है जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हम लोग पेशेंट्स की ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे या एग्जामिनेशन की तरफ जाएंगे, तो हमने फिजिकल एक्टिविटी या एक्टिविटी लिमिटेशन जो पेशेंट है उसको सही से एग्जामिन करना है और उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करें। दिस इज कॉल्ड मोटर टास्क। और उसमें हम देखें कि कौन से कंपोनेंट में पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ डिसेबलमेंट प्रोसेस या डिसेबिलिटी इज द पार्टिसिपेशन, रिस्ट्रिक्शन एंड डिसेबिलिटी। ठीक है, पार्टिसिपेशन, रिस्ट्रिक्शन एंड डिसेबिलिटी, और ICIDH ने इसके लिए वर्ड यूज किया है हैंडीकैप। व्हाट इज पार्टिसिपेशन, restriction and disability? Participation restrictions encompass problems that deal with fulfilling the personal or societal responsibility and obligation in relation to societal expectation in the context of person's attitude and the environment. ठीक है जी। डिसेबिलिटी क्या है कि हमारी जो सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट कर रही है या जो हमारी ऑब्लिगेशंस है, अगर हम उसको फुलफिल नहीं कर रहे, दिस इज द डिसेबिलिटी। Inability to participate in activity or tasks related to oneself at home or work, recreation, or the community in a manner or to extend that the individual or the community as a whole. ठीक है जी। तो जो हमारी पार्टिसिपेशन है, एक्टिविटी है या टास्क है, अगर हम उसको परफॉर्म नहीं कर रहे घर में या वर्क में, तो दिस इज दी डिसेबिलिटी। और डिसेबिलिटी कैसे आएगी? सबसे पहले क्या है? पैथोलॉजी है, कंडीशन है, डिजीज है, एक्टिव पैथोलॉजी है, उससे इम्पेयरमेंट्स आएंगी। इम्पेयरमेंट से क्या होगा? लाइक अगर किसी को पेन है, दिस इज द इम्पेयरमेंट, उससे क्या होगा? एक्टिविटी लिमिटेशन। और एक्टिविटी लिमिटेशंस हमें जो है फिर डिसेबिलिटी यानी कि इनएबिलिटी या हैंडीकैप की तरफ हमको लेके जाएगी। ठीक है जी। So this is all about the disablement process and the disability. Next component is the evidence-based practice. मेरा ख्याल काफ़ी है क्योंकि 40 मिनट्स हो गए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी आप लोगों के पास 4 से 5 मिनट्स हैं। अगर आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वेलकम। Okay, no one asked a question? सबको समझ आ No, गई? sir. तो Yes, थैंक यू sir. वेरी मच। ठीक है, अभी हम अपनी मीटिंग जो है वो एंड कर रहे हैं। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी, और फॉर एग्जांपल अगर किसी को नहीं समझ आती तो वो नेक्स्ट क्लास में हमसे जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है जी। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।
अल्लाह हाफिज।